हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार आपका मैथ्स एजुकेटर स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 9th और 10th की मैथ, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था कि रियल नंबर को हम कैसे, रियल नंबर में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर को हमने देखा था कि डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा था रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले हमने ये भी देखा था कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में यदि हमें एक रेशनल नंबर या n रेशनल नंबर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमने 3 मेथड पढ़ा था। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। और हिंदी में बोले तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हम किस तरह से पढ़ते हैं वो आज देखेंगे हम लोग, कि परिमेय संख्याओं को हम किस तरह से उसके दशमलव रूप में लिख सकते हैं, भिन्न रूप से दशमलव रूप में। तो बच्चों देखो, कोई भी परिमेय संख्या होता है तो हम जानते हैं कि सर वो P/Q के रूप में होता है, जानते हैं हम लोग। तो P/Q के रूप में होता है, तो जब हम इसे दशमलव के रूप में लिखेंगे तो दो केस बनेगा। ठीक है, पहला केस क्या है कि या तो पहला केस क्या बनेगा कि सर हो सकता है कि उसका रिमाइंडर, व्हेन रिमाइंडर 0 आ जाए, व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, मतलब शेषफल क्या हो, शेष क्या हो जाएगा उसका 0 हो जाएगा। पहला केस ये बनेगा कि जब हम एक परिमेय संख्या को, जब हम उसको डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो उसका शेषफल क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यदि शेषफल 0 आ जाता है तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं उसे, कैसा डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, आज इसको बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल हम बोलते हैं इसे। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, शांत दशमलव, शांत दशमलव। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, तो जब हम किसी परिमेय संख्या को उसे भाग देते हैं, उसके हर से अंश को भाग देते हैं, तो यदि शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल अगर 0 आ जाता है, तो वैसे दशमलव प्रसार को हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। तो उदाहरण के लिए देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/8, जब इसे हम डिवाइड करेंगे 8 से 4 को तो आ जाएगा 0.5। तो बच्चों हम देखें यहाँ पे क्या हो गया, 0.5 क्या है, ये शांत दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 5/32, 5/32 ले लो, या थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं क्योंकि इसको डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत होगी, कोई नहीं, करके देखते हैं हम लोग। 32 से जब डिवाइड देंगे 5 को तो बच्चों 0 पॉइंट, यहाँ 0 आ जाएगा, 32 एक बार में लगेगा 32, तो कितना हो जाएगा 18, फिर पॉइंट लगो, एक 0 बैठेगा, तो 32 कितना होने लगेगा, 5 बार में 5 दूनी 10, 5 या 15, 1 16, 20 आ गया बच्चों। फिर 0 आएगा, 32 छक 8 आ गया, फिर एक 0 आएगा। तो इस तरह से लगते जाएगा बच्चों, 32 फिर लगाएंगे 2 बार में, तो 64, ये आ गया 16, फिर 0 आएगा, तो देखो 6 बार लगा था यहाँ पे, 32 बचे, 160 कट गया।
इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया सर, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.15625। ये हो गया हमारा क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आ रहा बच्चों समझ में, यानी किसी संख्या को जब हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दशमलव प्रसार में लिखते हैं, तो वह क्या कहलाता है, शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये तो हो गया पहला केस। अच्छा, दूसरा केस क्या होगा बच्चों, देखो बच्चों, तो दूसरा केस क्या होगा सर, केस 2 लेते हैं। इसमें पहला हमने पढ़ा कि जब भाग देंगे तो दशमलव क्या होगा, शांत दशमलव हो जाएगा जब शेषफल 0 होगा। लेकिन यदि शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी कि यदि कोई परिमेय संख्या है और उसे भाग दिए और शेषफल 0 नहीं आया, जब शेष जो है वो 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे केस में जो हमारा डेसिमल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है बच्चों। अच्छा, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में क्या बोलेंगे सर, तो टर्मिनेटिंग को शांत बोलते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव। आ रहा बच्चों समझ में, ये स है, अशांत दशमलव हो गया। अच्छा, जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तब ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। जैसे देखो 1/3, तो बच्चों जब 1/3 को जब हम करेंगे तो 3 से डिवाइड दो बच्चों 1 को, तो देखो पहले पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 3 3 जा 9, 1 आ गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बैठाते जाओ, 3 3 जा 9। तो हम देख रहे हैं बच्चों इस तरह से क्या हो रहा है, ये हमारा 3 3 रिपीट होते जा रहा है, इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर एक लगा देंगे बार, जिसे हिंदी में बोलते हैं दंड। मतलब क्या हुआ, हम 3 के ऊपर एक दंड लगा दिए, एक बार लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिपीट कर रहा है, ये 3 क्या कर रहा है, बार बार इसकी आवर्त हो रही है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अशांत दशमलव आवर्त, यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, या इसे हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग। देखो रेकरिंग को अगर हम थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे तो इसको हम ऐसे बोलते हैं रीअकर, रीअकर से बन गया रेकरिंग। रीअकर मतलब पुनः बार बार वो आ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, अशांत दशमलव, और वो भी क्या है, आवर्त है, मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है। ओके बच्चों, यहां समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि किसी भी परिमेय संख्या को हम 2 तरह से तोड़ सकते हैं। जब एक बार तोड़ेंगे मतलब डिवाइड देंगे तो उसमें शेषफल 0 आना चाहिए, जब शेषफल 0 आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। और अगर 0 नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। और अगर रिपीट कर रहा हो उसमें भी तो उसे क्या बोलते हैं, आवर्त, मतलब अशांत दशमलव आवर्त या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो आ रहा बच्चों यहां तक समझ में। अब देखो हम लोग कुछ उदाहरण लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक काम करते हैं, मान लो हम डिवाइड देके तो पता कर सकते हैं कि सर ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन हमारे परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार रहता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, क्वेश्चन रहेगा विदाउट
एक्चुअल डिवीजन so that the given numbers are terminating or non-terminating। इस तरह से प्रश्न आता है बच्चों, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब यहां बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि बिना भाग दिए हुए, हमें भाग दे के नहीं देखना है, भाग दे के तो हम बता ही सकते हैं कि सर अगर शेषफल 0 आ गया तो वो शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हमारा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना भाग दिए हुए हमें बताना है कि वो जो दिया हुआ परिमेय संख्या है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों इस पे लिए एक नोट करके लिख लो, इसमें कैसे हम लोग बनाते हैं, a number p by q can be expressed as terminating only if the prime factors of q is equals to 2 का पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n। मतलब अगर p बटा q कोई परिमेय संख्या है और हमें यह बताना है कि क्या वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, q का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसे हम घात के रूप में लिखेंगे। तो देखेंगे यदि q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में आया है तो भी तभी वह क्या है, शांत दशमलव होगा, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी आ गया, जैसे मान लो कोई संख्या है q, उसमें आ गया 2 का पावर 2, 3 का पावर 4 और 5 का पावर 2, तो क्या ये होगा? नहीं होगा। किसका? q का, जो नीचे जो उसका हर होता है परिमेय संख्या का, उसका हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से अगर आया तो नहीं होगा। अगर q का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 आया, 2 का पावर 5, तो इसका मतलब क्या होगा? होगा मतलब या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर ये दोनों हो, तभी होता है। नहीं तो अगर कोई दूसरा संख्या आ जाएगा तो हम उस बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आ रहा बच्चों समझ में? हम एक क्वेश्चन लेके देखते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो बच्चों, हमें बिना डिवाइड दिए हुए ये पता लगाना है कि 5/24 11/32 और 7/72, इन तीनों में से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, यानी कौन सा शांत दशमलव है, कौन सा शांत दशमलव नहीं है। तो मैंने बताया था क्या कि अगर ये p बटे q के रूप में है तो हम क्या करेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। आ रहा बच्चों समझ में? देखो तो लिखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, 2 मान लो, इसको 3 क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहले में हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, दैट इज 24 का क्या प्राइम फैक्टर है बच्चों? तो 24 का निकालेंगे हम लोग, 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 बार में। तो देखो बच्चों क्या आ गया, 2
का पावर q इंटू 3 का पावर 1। तो यहां देखो बच्चों, यहां लिखेंगे सिंस द प्राइम फैक्टर्स of 24 is equals to 2 का पावर q into 3 का पावर 1 is not of the form 2 का पावर m multiply 5 का पावर n, therefore 5 upon 24 is not a terminating decimal, is not a terminating decimal। तो क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि 24 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 के घात 3 और 3 के घात 1 आया, जो कि इस रूप में नहीं है, 2 का घात m और 5 के घात n के रूप में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सर 5/24 जो है वो शांत दशमलव नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि वही भिन्न जो होगा वो शांत दशमलव होगा जिसका q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में व्यक्त किया जा सके। लेकिन यहां इसके अलावा 3 भी आ गया है, तो इसलिए क्या होगा, ये नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह देखते हैं हम लोग। जैसे 11/32 है, तो 32 को देखो बच्चों, 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 5। मैंने बताया था कि यदि सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अगर आ जाता है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो लिखेंगे सिंस 32 हैज प्राइम फैक्टर्स in the form of 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 का पावर n। अब सर यहां तो 5 नहीं है, तो 5 का पावर 0 हो सकता है, 2 का पावर m दिया हुआ है तो 5 का पावर 0 हो सकता है। तो therefore 11/32 is a terminating decimal, इसलिए क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यहां तक कोई समस्या नहीं बच्चों, आ रहा बात समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से हम किसी भी संख्या को बिना भाग दिए हुए हम ये पता लगा सकते हैं कि वो संख्या शांत दशमलव है या नहीं है। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में है, आप इसे कर लेना होमवर्क के रूप में, आप इसे करके देखना कि ये शांत दशमलव है या नहीं है, फिर मुझे कमेंट करके बताना। ओके, चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 15/7, जब इसको हम दशमलव के रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 7 से देखो यहां 15 करके, यहां देखो साइड में दिखाता हूं, 7 2 जा 14, 1, अब नहीं कुछ है तो क्या करेंगे, पॉइंट देंगे 0, 7 1 जा 7, 3 फिर 0 आएगा, 7 4 जा 28, 2 फिर 0, 7 2 जा 14, 6, इसे माइनस करते जा रहे हैं यहां पे, फिर 0 आएगा, 7 8 जा 56, 4 फिर आएगा, 7 5 जा 35, 5
उसके बाद फिर 7 7 जा 49, एक फिर आएगा देखो बच्चों 7 1 जा 7, 3, फिर देखो ये 1 के बाद फिर 3 आ रहा है, यानी से फिर आएगा 7 4 जा 28। देखो बच्चों हम एक चीज हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर 1 4 ये रिपीट होने लगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 15/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2.142857। इसके बाद ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो एक चीज देखो बच्चों कि जब हम इसको दशमलव प्रसार में लिख रहे हैं तो एक सर्टेन लिमिट के बाद, सर्टेन डिजिट्स के बाद, कुछ अंकों के बाद ये संख्या क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में कैसा है ये, तो प्रसार करने वाला है, मतलब इसका आवर्त हो रहा है, यानी ये रेकरिंग डेसिमल है। तो इसमें हम एक चीज देखते हैं कि जो इसका डिवाइजर होता है, जो इसका डिवाइजर जिससे हम भाग दे रहे हो, तो देखो मैक्सिमम उतना ही संख्या रिपीट हो सकता है। ये नहीं कि हम 7 से अगर भाग दे रहे हो तो यहां पे 8 संख्या रिपीट करेगा। आप काउंट करके देख लो 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब यहां पे एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है क्या बच्चों, फॉर्मूला ये बनता है कि यदि कोई n है डिवाइजर, n डिवाइजर है, यदि n डिवाइजर है तो 1/n में दशमलव का प्रसार अधिकतम यानी मैक्सिमम, कम से कम 1 2 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम n-1 डिजिट्स तक होगा, अंकों तक होगा। यहां तक आ रहा बच्चों समझ में। यदि किसी संख्या में हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर उसका 1/n तक का दशमलव प्रसार देखेंगे, यानी डेसिमल एक्सपेंशन जब देखेंगे, तो उसके डेसिमल एक्सपेंशन में मैक्सिमम n-1 डिजिट्स तक ही रिपीट होगा उसके ब्लॉक में। जैसे यहां पे 7 था तो 7 से जब डिवाइड किए तो मैक्सिमम कितने आएंगे, n-1 यानी 7-1 6। ये 1 2 के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, तो 7-1 6 यानी n-1 डिजिट्स तक रिपीट करेगा। तो इस तरह से हमने देखा आज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो आगे भी देखते हैं कैसे हम इसको रेशनल नंबर को डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज। अभी हमने देखा फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना, और अब आगे देखेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमने भी देखा कि किस तरह से परिमेय संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट किया, यानी कि परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार के रूप में हमने व्यक्त किया। अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे कि अगर दशमलव में दिया हुआ हो तो हम उसे भिन्न के रूप में p/q के रूप में कैसे लिखेंगे, देखते हैं। अभी तक हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर, इसमें हमें रेशनल और इरेशनल दोनों पढ़ना है। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ये रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, यानी अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, चलो। How to represent a decimal number in the form of p/q। मतलब क्या हुआ, यदि कोई संख्या दशमलव प्रसार में दिया हुआ है तो उसे हम p/q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे। तो चलो देखते हैं। मान लो जैसे
0.5 दिया हुआ है। अब इसे हमें क्या करना है, p बटे q के रूप में लिखना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, शांत दशमलव है, तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं सर। 0.5 पॉइंट के बदले में हम यहाँ क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, और उसके बाद जितना अंक होता है, एक अंक है तो एक जीरो, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 5/10, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आंसर हो गया हमारा 1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये आसान था क्योंकि ये शांत दशमलव है। दिक्कत कहां होता है, अशांत दशमलव में। तो चलो अशांत दशमलव में कैसे करते हैं सर, उसको हम चेक करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन रहेगा 0.3 के ऊपर दंड दिया हुआ है, बार दिया हुआ है, तो ये क्या है, ये हमारा रेकरिंग डेसिमल है, यानी रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसे अब हम p बटे q के रूप में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं हम x बराबर 0.333 डॉट 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 इस तरह से जा रहा है। ओके, अब देखो बच्चों, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ होगा, हम उतने बार में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। तो अब एक डिजिट के ऊपर यहां पे है हमारा डेसिमल, बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। जितने डिजिट में होगा उतने इंटू 10 करेंगे, तो एक डिजिट में है तो 1 इंटू 10, अगर 2 डिजिट में होता है तो 10 इंटू 10 करेंगे ना, 2 इंटू 10 नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे 2 अंकों में रहे, जैसे 2 1 4, 3 में रहेगा तो क्या करेंगे, x बराबर ऐसे है तो यहां करेंगे 3 है तो 100 1000x। अगर सिर्फ 2 में रहेगा तो क्या करेंगे हम, मान लो सिर्फ रहेगा 2 1 में, तो क्या करेंगे 100x। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, चलो देखते हैं इसमें। तो यहां पे चूंकि यहां लिखेंगे since the repeated number of digits in the block is 1, therefore multiply, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बच्चों हम लोग, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहां एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है बार बार, तो हम यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैंने बताया जितने अंक रिपीट करेंगे उतना बार 0 से हम गुना करते हैं, 0 मतलब 10। ओके, तो मल्टीप्लाई 1 बाय 10, इक्वेशन 1 बाय 10 मतलब समीकरण 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू, देखो यहां पे बच्चों अगर देखो एक चीज समझो, यहां पे अगर 0.3 है तो इसको हम 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। अगर 2.35 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उतना पॉइंट क्या होता है, राइट साइड शिफ्ट कर जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा 23.5 आ रहा है बच्चों समझ में। अगर यही पर रहा 3.18 को हम 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 2 0 है तो 0.2 डिजिट के उधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 318। तो ये बच्चों समझ में आता है ये कंसेप्ट गुना करने का। तो यहां पे मैंने यही तरीका अपनाया है कि अगर हम 0.333 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या हो जाएगा 3.333, इस तरह से हम बराबर लिख सकते हैं। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आ रहा है बच्चों यहां तक समझ में। अब देखो, तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब देखो बच्चों, दोनों को अगर हम घटाते हैं लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2 we get, क्या हुआ बच्चों, हमने लिखा कि एक पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से घटाने के बाद क्या होगा, तो देखो 10x में से x जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 9x। ओके,
अच्छा, अब इधर देखो बच्चों 3.333 में से माइनस करेंगे 0.33। यहां देखो मैं साइड में करके दिखा रहा हूं 3.333 ये ऐसे जाते जा रहा है डॉट डॉट 0.333 इस तरह से माइनस करेंगे बच्चों। तो देखो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0 और 3 में से 0 गया 3। तो बच्चों क्या हम लिख सकते हैं 3। तो यहां लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 3। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों आ रहा समझ में? ओके। अब देखो यहां पे 9 क्या है इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब मल्टीप्लाई में है तो ये जब 9 उधर जाएगा इक्वल टू के उधर, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या जो बच्चों अगर यहां समझ डाउट होता है तो एक चीज जान लो कि अगर कोई संख्या इक्वल टू के इधर प्लस में होता है, अगर कोई संख्या इक्वल टू के लेफ्ट साइड में प्लस में होगा तो जब ये संख्या उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है। आ रहा बच्चों समझ में? अगर कोई संख्या इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और अगर कोई संख्या इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, और यदि कोई इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब यहां देखो 9 क्या है x में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो अगर ये 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो कैसे लिखेंगे? तो x बराबर 3 डिवाइडेड बाय 9। ये 9 ऐसे भी याद रखना कि अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई तो इधर जाके क्या हो जाएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी x बराबर आ गया हमारा 1/3। तो ये हो गया बच्चों हमारा p बटे q के रूप में रिप्रेजेंट। और अभी हमने देखा था 1/3 को डिवाइड किया था तो यही आया था 0.3। तो इस तरह से बच्चों हम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आ रहा है समझ में? ओके, अब इसे हम लोग मिटाते हैं। ओके, अब देखो बच्चों मान लो इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा 1.242424 डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे, देखो सेम वही क्वेश्चन है, x बराबर मान लेंगे 1.242424। ये क्या हो गया हमारा बच्चों पहला समीकरण, कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है, कितने अंक ऐसे हैं जो इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो देखो बच्चों कितने रिपीट हो रहे हैं, तो 2 रिपीट हो रहे हैं, 2424 2424 24 रिपीट होते जा रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको बच्चों, मैंने अभी बताया था कि जितने अंक रिपीट होंगे उतने बार 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 अंक रिपीट हो रहा है तो 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 गुने 10 तो कितना हो जाएगा बच्चों 100। तो देखो लिखेंगे सिंस द रिपीटेड नंबर ऑफ डिजिट्स इन द ब्लॉक इज 2, क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है तो देयरफॉर हेंस वी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? मैंने बताया कि जितना अंक रिपीट होगा उतने बार 10 से गुना करेंगे। तो पहले वाले में, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें क्या देखा, एक अंक रिपीट हो रहा था, तो यदि एक डिजिट रिपीट कर रहा है तो हम उसमें 10 से गुना करेंगे, और यदि 2 अंक रिपीट कर रहा है तो 10 गुने 10 यानी 100 से गुना करेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? आगे देखो, तो अब क्या हम लिख सकते हैं 100x इज इक्वल्स टू, अब देखो बच्चों 100 से जब गुना, अभी मैंने बताया था कि 10 से गुना करेंगे तो एक बार डेसिमल आगे चला जाएगा एक अंक के बाद, अगर 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आगे चला जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं बच्चों 124.242424। आ रहा बच्चों समझ में यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ऐसे कैसे हो गया सर? तो देखो 1 तो इधर ही था, 100 से गुना किया तो 2 जीरो था, तो 2 अंक के बाद क्या हो गया, ये पॉइंट 2 अंक के बाद यहां से यहां आ गया। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? आ रहा समझ में? तो देखो
तो ये क्या है हमारा 1.2424। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को घटाएंगे जैसे हम करते थे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे, तो लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 we get क्या मिला हमें, तो देखो 100x में से अगर एक x घटाएंगे बच्चों तो क्या आएगा 99x। यहां तक कोई दिक्कत, इस 100x में से अगर इस x को घटाएंगे बच्चों तो कितना आएगा 99x, और अगर 99x इधर आ गया, अब इधर घटाओ 124.12424 घटाना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 124.2424 इस तरह से जाएगा 24, इधर क्या है 1.242424। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं 124.2424 है तो बच्चे क्या करते हैं 1.2424। बच्चों ऐसे नहीं लिखना है, इससे क्या होता है पॉइंट हमेशा जब भी हम माइनस या ऐड करते हैं तो पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और फिर पॉइंट के पहले जो नंबर है वो लिख दो और पॉइंट के बाद जो नंबर लिख दो। तो जिन बच्चों को अगर पॉइंट वाले डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत होता है तो ध्यान समझो, हम लोग क्या करते हैं पॉइंट को सामने सामने रखते हैं एक दूसरे के सामने में। अब जो नंबर लिखा हुआ है उसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से 4 गया 0 0 0, 4 में से 1 गया 3 2 123, ये क्या आ गया बच्चों 123.000। और हम जानते हैं पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती तो हम क्या लिखेंगे 123। आ रहा बच्चों यहां तक समझ में। अब ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 123 अपॉन 99। अब अगर बच्चों कट रहा है तो काटेंगे इसे सिंपल फॉर्म में, तो देखो 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और ये कट जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब तो नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 41 अपॉन 33। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों। तो हमने क्या देखा कि डेसिमल को हमने कैसे यहाँ p/q के रूप में लिखा है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, जैसे देखो हमने ये दोनों क्वेश्चन को बनाया, अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन इस तरह से क्या आ सकता है, फाइंड 0.3 प्लस 1.24। बच्चों क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी पहले दो क्वेश्चन बनाया, देखो बच्चों तो अब करा 0.3 प्लस 1.24। तो अभी हमने देखा था 0.3 को हमने कैलकुलेट किया था तो कितना आ गया था बच्चों 1/3 प्लस 1.24 को हमने कैलकुलेट किया, अभी कितना आ गया 41/33। तो ये क्या हो गया हमारा 41/33। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसे वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने अभी किया। अगर परीक्षा में आता है तो हम पहले 0.3 को कैलकुलेट करेंगे अलग से, p/q के रूप में निकालेंगे, 1.24 रेगरिंग को अलग से जैसे भी निकाला हमने उसे निकालेंगे, और अब क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया बच्चों 33। अब 3 से फिर डिवाइड करेंगे 33 को 11 टाइम्स, तो जितना बार में डिवाइड होता है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है, तो 11 × 1 11 प्लस 33 से बच्चों 33 को डिवाइड करेंगे तो कितना 1 बार में कटेगा, और जितने बार में कटता है वो हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 × 41 क्या हो जाएगा बच्चों 41। अब ये कितना हो गया 1 और 1 2 और 4 और 1 5, तो बच्चों ये कितना हो गया 52/33। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर कट रहा है तो काट दो, देखो नहीं कट रहा है तो यही हो गया हमारा आंसर। अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना चाहो तो मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आ रहा समझ में? ओके। अब देखो इसी तरह से क्वेश्चन, अब थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मैं समझ सकता हूं कि अगर हम रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कर लेंगे,
और अगर डेसिमल फॉर्म से रेशनल नंबर में बदलना हो पी बाई क्यू में तो भी हम चेंज कर लेंगे। अब क्वेश्चन एक आता है इस तरह से कि मान लो दिया हुआ रहेगा हमें कि इफ 1/7 इज इक्वल्स टू, अभी हमने निकाला था 7 का तो कितना आया था 0.142857, इस तरह से आता है और इस पे रेकरिंग बार इस तरह से दिया रहेगा कि 1/7 इज इक्वल टू इतना दिया रहेगा, तो हमें निकालना होगा विदाउट डिवाइडिंग फाइंड 2/7, 3/7, 4/7 etc। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि यदि 1/7 का 1/7 का दशमलव प्रसार दिया हुआ है हमें और पूछ रहा हो कि 2/7, 3/7 और 4/7 निकालिए तो हम कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है हमें 0.142857, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जब हमें 1/7 का दे दिया है तो अब हम 2/7 का निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, सिंपली इसे हम ये नहीं कि 7 को अब 2 से डिवाइड करेंगे या 7 से 3 को डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अब क्या करेंगे, सीधे 2/7 निकालना हो तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 0.142857, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11 का 1, 2 जा 16 1 17 का 7 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 और 14 2 जा 28, तो ये हो गया बच्चों 0.285714। यहां तक समझ में आ रहा है। तो हम 1.7 का निकाले, 1.7 का दिया हुआ था हमें, तो जितना भी दिया रहेगा 2/7, 3/7, 4/7, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके। अब जैसे देखो 2/7 दिया हुआ है निकाल लिए, 3/7 दिया रहेगा तो इसको भी हम इसी तरह करेंगे कि 3 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 1/7, 3/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1/7, और 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई 0.142857, इस तरह से करेंगे। फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 जा 24 1 25 का 5 हाथ में 2, 3 2 जा 6 2 8 और 14 3 जा 42, तो ये हो गया बच्चों हमारा 0.428571। इस तरह से बच्चों 4/7 निकाल लोगे, जो 5/7 दे 6/7 दे, तो हम सिर्फ क्या करेंगे उस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, n/7 के लिए हम n से मल्टीप्लाई करते जाएंगे इसमें। ओके बच्चों, आ रहा बात समझ में। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने आपको रेशनल नंबर पे आधारित 9th क्लास में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा बचता है बच्चों इसमें, वो बचता है क्या कि इरेशनल नंबर कैसे, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर में क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, जिस तरह हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हम इरेशनल नंबर के ऊपर भी पढ़ेंगे और रियल नंबर के ऊपर भी पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हमारा यहाँ पे रेशनल नंबर समाप्त होता है रियल नंबर में। रियल नंबर मैंने बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों में पढ़ना है क्लास 9th में, तो जिसमें पहला पार्ट रेशनल नंबर का समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। तो आज का क्लास बच्चों हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैसे करते हैं। उसके बाद अगर कोई रेशनल नंबर दिया हो तो उसे डेसिमल में कैसे करेंगे, हम निरूपण कैसे करेंगे उसका दशमलव में। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को कैसे करेंगे, अशांत दशमलव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने देखा कि यदि दशमलव दिया हो, चाहे शांत दशमलव हो या अशांत दशमलव हो, तो उसे हम रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी p/q के रूप में कैसे निरूपण करेंगे, हमने ये देखा। फिर देखा हमने इन दोनों को अगर ऐड करके दिया हो नंबर तो हम कैसे निकालेंगे। और उसके बाद हमने ये देखा कि
यदि यदि हमें इस तरह से दिया हुआ हो 1/7 को हम 0.142857 दिया हो इस तरह से रेकरिंग में, तो इससे अगर 2/7, 3/7, 4/7 पूछेगा तो हम कैसे करेंगे। तो बच्चों आई थिंक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है आपको इस क्लास में तो आप हमें कमेंट करें, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा आपको जिस प्रॉब्लम में समस्या होती है। तो होप करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।